नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और आपको बता दें कि स्याब्रू बेसी इलाके के कई घरों, बाजारों और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तेज बहाव में वाहन और सामान बह गए, जबकि एक पुल भी टूट गया। रसुवा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं। 25 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू में 14 हेलीकॉप्टर लगे हैं। बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी किस तरीके से पहाड़ों को चीरते हुए सैलाब जो है वो आते हुए नजर आ रहा है। उसी के नीचे देखिए पानी की रफ्तार कैसे डरा रही है, वो तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बीच में सैलाब में जो पुल बहा है वो देखिए कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसी के बगल में देखिए मकान किस तरीके से जमींदोज हो जाता है, वो तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आसमान से गिरती तबाही जो है वो नजर आ रही है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। राज्य में चुनाव में महिलाओं से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं से जुड़ा बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेगी, जिसकी रकम 40,000 रुपए होगी और ये धनराशि हर साल बढ़ेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी के बिना देश की तरक्की अधूरी है। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। सम्मान शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि सम्मान तो हर स्त्री का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख प्रतिभूति यानी गारंटी होनी चाहिए। इसका किसी स्त्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होता। वो स्त्री है, इस नाते उसका सम्मान होना ही चाहिए। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा की महिलाओं से जुड़ी घोषणाओं को चुनावी और हवाई करार दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के शासनकाल को लेकर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान मनचलों के डर से बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था। राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि सपा की लाल टोपी खतरे का निशान है।
भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि सपा की घोषणाएं कांग्रेस की कथित खटाखट फटाफट घोषणाओं का विस्तार है। देख सपाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी यानी खतरे का निशान। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी तो सिद्धांतता मानती है ना, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के बाद से मनचले और मजनुओं पर गाज गिराने का काम किया, वरना उत्तर प्रदेश में लड़कियों का ड्रॉप आउट कैसे हो जाता था। तो जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते वो महिलाओं को बरगलाने का, बहलाने का ये जो ख्याल लेकर के आ रहे हैं, ये चुनावी प्रलोभन लेकर आ रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के उसी तरह खटाखट फटाफट स्कीम का विस्तार। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा घोषित दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिलने का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 26 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में करीब 2500 लाभार्थी महिलाओं को आधिकारिक लाभार्थी पत्र सौंपे। आपको बता दें कि ताल कटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया और 65 महिलाओं को मंच पर बुलाकर पत्र दिया गया। बाकी महिलाओं को भी 1 सितंबर से पहले तक पत्र मिल जाएंगे। बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूं। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस मां को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। और धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे एसीएस विपुल पाठक जी को, रश्मि सिंह जी को, सुधाकर जी को, सारे डीएम्स को, जिन्होंने लगातार मेहनत करके एक एक बहन तक इस योजना को पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे सारे विधायकों का, जिन्होंने घंटों बैठ के साइन कर करके हर बहन के लिए इस योजना को सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उनका फॉर्म भरा जाए। मेरे सभी पार्षद साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, सभी अधिकारीगण इस बधाई के पात्र हैं कि इतने छोटे समय में 9 लाख से ज्यादा, 1 अगस्त को योजना लागू की थी भाई, 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के तत्कालीन बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जाने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चुप्पी साधे रखी। बांसुरी स्वराज ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के 2020 के विवादित बयान पर का भी हवाला दिया और राहुल गांधी से सवाल किया कि उस समय वह पितृसत्ता के खिलाफ क्यों नहीं बोले। अधीर रंजन चौधरी जी की बात करती हूं। भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौन साध लिया। कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, 2020 की बात कर रही हूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कैंडिडेट को आइटम कह के संबोधित करा। राहुल गांधी जी, तब आप कहां थे? Why were you not smashing patriarchy then? तब आप उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? करा क्या?
इसी को उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट। वहीं पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है और हरियाणा की मिट्टी में सिर्फ अन्न ही नहीं, चैंपियन भी पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में 24 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिन्होंने कुल 11 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। खास बात यह है कि 11 में से 6 पदक जो हैं वो बेटियों ने जीते, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वहीं 24 खिलाड़ियों को 13,97,50,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि जो है वो दी गई। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार की नीतियां सिर्फ पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर अवसर देने पर भी जोर है। अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के मासिक मानदेय में भी साथियों बढ़ोतरी की है। अब खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नार्गे अवार्ड विजेताओं को प्रति माह साथियों 20,000 रुपए तथा भीम अवार्ड विजेताओं को प्रति माह 5,000 रुपए मानदेय देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। युवा साथियों, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आज के चैंपियन का सम्मान करना नहीं, बल्कि लक्ष्य कल के चैंपियन को तैयार करना है। साथियों, यह हमारा लक्ष्य है। यह यात्रा गांव की माटी से, साथियों स्कूल के मैदान से और स्थानीय खेल नर्सरी से ये यात्रा शुरू होती है। साथियों, इसी सोच के साथ हमने खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए प्रदेश में 2000 के करीब खेल नर्सरी हैं। और अगली खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं और पुलिस दीदी यानी अभय ब्रिगेड के लिए आपको बता दें कि 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हो रही है, जिनका उद्देश्य बिहार की बहनों को आगे बढ़ाना और उन्हें राज्य की समृद्धि का प्रतीक बनाना है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर प्रशासन तक महिलाओं की भागीदारी बिहार के बदलते समाज की तस्वीर है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार की कल्पना की है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की पूरी भागीदारी से समृद्ध बिहार और विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। आज 3 महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की जा रही है और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजना कल भी महिलाओं से जुड़ी हुई थी, उसको लेकर भी कई विभागों ने कल एक कार्यक्रम शुरू करने का काम किया और जिसमें स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार की बहनें कैसे बिहार का तकदीर बदले, बिहार की समृद्धि का प्रतीक बने। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 125 साल के बिहार में समृद्ध। और अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजातीय समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज के विकास और कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार में अलग मंत्रालय बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया।
उन्होंने दावा किया कि मौजूदा भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज तक पहुंच रहा है और उनके विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका अगर वास्तव में कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपका जनधन खाता हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, या हर घर बिजली योजना हो, या घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात हो। उसके अलावे आज इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा जनजाति लोगों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और अगली खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां के भोगा जीत नगरिया में जुलूस ए मोहम्मदी हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर आयोजित जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान मरहबा मरहबा के नारे गूंजते रहे, जिससे गांव की गलियां नारों से गूंज उठी। जुलूस का आयोजन पूर्व प्रधान सगीर अहमद की सरपरस्ती में किया गया। वहीं शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरीफ नगर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। पुलिस बल की मौजूदगी और निगरानी के बीच जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव इस वक्त। और आज हम बदायूं जिले में पहुंचे हैं। वहां पे आज हालात देख रहे हैं, जो कि आज 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है वो बड़ा धूमधाम से निकाला जा रहा है, जो कि बरसों पुरानी परंपरा है। जो कि बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है। वो जन्मदिन के मौके पर ये प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसमें कि सारे ही लोग अपने बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, लंगर लुटाते हैं और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं जो शरीयत के ताल्लुकात से जो आती है, हम बात करेंगे। हमारे पीछे मस्जिद के इमाम खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो आज जुलूस निकाला जा रहा है, ये जुलूस का ताल्लुकात क्या है और जुलूस आखिरकार निकलता क्यों है, जुलूस का मायने क्या है। आप सब इमाम साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अंसार। अरे, जो जुलूस निकाला जा रहा है, ये जुलूस का क्या मायने है, क्यों निकाला जाता है? जुलूस का मतलब ये है कि जब जब इस दुनिया के अंदर जुल्म ज्यादती हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए किसी न किसी रहबर को इस दुनिया के अंदर उतारा। जब हमारे और माँ बहनों के साथ जुल्म हो रहा था तो उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, इसलिए फरमाया ताकि जो हमारी माँ बहनों का हक है वो हक अदा किया जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर अपना महबूब और इतना प्यारा महबूब हमको दिया। यूं तो दुनिया के अंदर कोई अपनी महबूब चीज किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र और लाख लाख एहसान है कि सबसे ज्यादा महबूब जो चीज दी है वो रब ने मेरे मुस्तफा हम सबको अता किया है। देखिएगा, ये हमारे जो बताया जाता है, इमाम साहब ने ये बताया विस्तार से कि आखिरकार ये जुलूस किस लिए निकाला जाता है। और ये जुलूस आज पूरे दुनिया में निकाला जाता है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया जाता है कि वो इस दिन में पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल उनके जन्मदिन की पैदाइश को मनाया जाता है। मैं देखते रहिए मेरे साथ, मैं मोहम्मद तारिक बदायूं से, और आप देख आगे बढ़ेंगे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। सो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद राजभर ने पार्टी की ओर से बयान जारी करते हुए कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्षधर वह है और उनकी पार्टी हमेशा से रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर पार्टी का नजरिया सामाजिक और
आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रहा है। अरविंद राजभर ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। अब आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं अरविंद राजभर का पूरा बयान। आरक्षण वाले बयान को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पक्ष स्पष्ट और साफ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देश स्तर पर लागू हो इसकी मांग करती रही है। 3 अक्टूबर 2013 का जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में स्पष्ट रूप से था कि जो संवैधानिक आरक्षण, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर जो एक क्राइटेरिया तैयार किया गया कि 60% आरक्षण पाने वाला कोई भी जाति हो उसको आरक्षण का लाभ न दिया जाए। यह जो विसंगति एक निरंतर पैदा हो रही है, 10 साल का सर्वेक्षण भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना नितांत आवश्यक है और जो इस समय की मांग भी है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण के मांग का समर्थन करती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही प्रयास से विगत साल में जो 10% आरक्षण EWS के आधार को बना करके दिया गया है, उसका भी समर्थन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया था। इसलिए आने वाले समयों में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना नितांत। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सूरत ग्रामीण के पलसाना तालुक में आपको बता दें कि तालुका में होटल की छत पर कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पूरा जो है बगुमरा गांव के पास का है, जहां पर आपको बता दें कि सर्वोत्तम होटल का और जहां पर 26 वर्षीय कर्मचारी अक्कू वंजारा का शव जो है वो बरामद हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दी। बताया जा रहा है कि अक्कू पिछले करीब 1 महीने से होटल में काम कर रहा था और इससे पहले भी इसी होटल में काम कर चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही होटल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची टीम जो है, पुलिस टीम, वो आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सूरत रूरल के पलसाना विस्तार के बगुमरा भाटिया के नजदीक सर्वोत्तम होटल के अंदर एक अज्ञात जो कर्मचारी था, सर्वोत्तम होटल के अंदर काम करने वाला, जिसका नाम अक्कू बताया जा रहा है। इसकी उम्र करीबन 26 साल की है, जो करीब 1 महीने से यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से उसने गले पे फांसी लगा के अपनी जान गंवाई है, जिसका भी खुलासा पलसाना पुलिस आके मौके पे तलाश करके आगे की सारी जानकारी जांच करने की प्रक्रिया चालू है और हम आगे का अपडेट आपको बताते रहेंगे। जो जांच प्रक्रिया क्या खुलासा आगे आता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया डेली लाइव। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विराटनगर में अलवर जयपुर हाईवे पर बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। विराटनगर किले के पास NH 248A पर एक पिकअप और लोक परिवहन बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार सुनाई दी। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को पद से हटाने की मांग की है। जस्टिस मेहता ने इस संबंध में 2 अगस्त आपको बता दें कि 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 को CJ सूर्यकांत को पत्र लिखा। पत्रों में कार्यवाहक चीफ जस्टिस पर केसों की लिस्टिंग में कथित हेरफेर, अमीर पक्षकारों को फायदा पहुंचाने और प्रशासनिक शक्तियों दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। और अगली खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां के गुड़सराय में मामूली बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के बाद बाजार और प्रमुख सड़कों पर नालियों का गंदा पानी फैल गया। वहीं आपको बता दें कि खेरपति मंदिर परिसर में भी जल भराव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि महीनों से जाम पड़े नालों में बारिश का पानी पहुंचते ही कचरा और गंदगी सड़कों पर फैल गई।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बरसात से पहले नालियों और नालों की पर्याप्त सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते अब नाली का गंदा पानी दुकानों और घरों तक पहुंच रहा है। जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से हर साल साफ सफाई और छिड़काव पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। वहीं सूरत में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मिठाई की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। भाई बहन के इस खास पर्व को लेकर बहनें अपने भाइयों के लिए अलग अलग तरह की मिठाइयां खरीदने पहुंच रही हैं। शहर की मिठाई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। खास तौर पर आपको बता दें कि कैरेट मिठाई शॉप पर हर साल रक्षाबंधन से पहले बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं। दुकान पर इस बार अलग अलग फ्लेवर की खास मिठाइयां तैयार की गई हैं, जिन्हें खास तौर पर बहनों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं ज्यादातर एक्चुअली हम लोग हेल्दी डाइट ज्यादा फॉलो करते हैं, तो स्वीट्स तो यहाँ पे अच्छी होती है। और हम लोग नमकीन में भी हेल्दी वर्जन है, 24 कैरेट में हेल्दी वर्जन ओट मिल्क कुकी है, जैसे कि फिर मखाने है। उसके मैं एवरी ईयर 24 कैरेट से ही ले जाती हूँ और उसका क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी रहती है। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार के लिए 24 कैरेट में बहनों के लिए 4 नई स्वीट्स लॉन्च की है। एक है ब्लूबेरी बर्फी, दूसरी है ड्राई फ्रूट मुनाफा ड्राई फ्रूट, तीसरी है चॉकलेट ब्राउनी और एक चौथी है ड्राई फ्रूट पाई, चॉकलेट पाई। तो लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है और वो अच्छे से हमें सपोर्ट कर रही है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं और अच्छे से खरीदा। और अगली खबर आपको डीग से बता रहे हैं, जहां पर ईद के मौके पर मोहम्मदी जुलूस शान और शौकत के साथ निकाला गया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे टायरा गांव से हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के डीग से देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। डिडवाना में ईद का पर्व अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम ए पैदाइश के मौके पर शहर में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी की ओर से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो साल्ट रोड स्थित मुस्तफा दरगाह से रवाना हुआ, जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे नगर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे और नौजवान मदरसा इज्जतुल इस्लामिया के बच्चे द्वारा जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में जुलूस निकाला गया, जिसमें कौमी तराने हुजूर के नाते और अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए बच्चों ने दुआएं की। और उस जुलूस का इख्तिताम होने पर हुजूर के सदक़े में पूरी मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआएं की गई। दूसरा जुलूस गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी के तत्वाधान में नौ शहीद दरगाह से निकला, जाफर शहीद दरगाह तक पहुंचा। इस जुलूस में भी सैकड़ों की तादाद में बढ़ चढ़ करके नगरवासियों ने हिस्सा लिया और अपने आका व मौला की बारगाह में झूम झूम करके दुरूद पाक के नगमे, नाते पाक के नजराने पेश करके अपनी मोहब्बतों का फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।